मैं एक ऐसा बेकार कल्टीवेटर था जो 1 लाख साल तक लगातार कल्टीवेशन करने के बाद भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। मैं हमेशा एक ही लेवल पर अटका रहा, जबकि मेरे साथी मुझसे आगे निकलकर इमॉर्टल वर्ल्ड में कदम रखना शुरू कर चुके थे। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने पहली बार ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन उसी दिन मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सिस्टम जाग गया। उस सिस्टम ने मेरी सारी कल्टीवेशन को रोक दिया और तभी से मेरा लेवल हमेशा के लिए उसी स्टेज पर अटक गया। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे कितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा कर लूं, मैं दूसरा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को इमॉर्टल वर्ल्ड में जाते हुए देखता रहा, यहाँ तक कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स वहां जाकर सबसे पावरफुल एम्परर बन गए। और तो और मेरी सेक्ट का एक कुत्ता तक ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच गया। इसी तरह लाखों साल बीत गए और एक दिन आखिरकार मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड का दरवाजा दिखाई दिया। वह इमॉर्टल गेट खुद मेरे पास आया था, क्योंकि मेरी उम्र और शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यह मामूली दुनिया अब मेरे प्रेशर को सहन नहीं कर सकती थी। अगर मैं कुछ और समय उस छोटी दुनिया में रहता तो पूरा संसार ही तबाह हो जाता। इसके बाद मैं किसी तरह इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने जैसा सोचा था यह इमॉर्टल वर्ल्ड बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मेरे पास बैठे एक आदमी से मैंने पूछा, क्या यही इमॉर्टल वर्ल्ड है? लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे अपनी यंग लेडी को तालाब से बाहर निकालने की मदद मांगी। उसकी बात सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन फिर मैंने तुरंत उस लड़की को तालाब से बाहर निकाल लिया जो बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बाद उस आदमी ने मुझे बताया कि मुझे खुद पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैंने इमॉर्टल वर्ल्ड में आने में सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन असल में यह इमॉर्टल वर्ल्ड नहीं बल्कि स्पिरिट रेल्म है, और मेरे सामने जो विशाल पूल था उसे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पूल कहा जाता है। उसने मुझे यह भी बताया कि अगर कोई कल्टीवेटर उस पूल के अंदर चला जाए तो उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह शांत हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर मौजूद चाई एनर्जी भी बदलकर इमॉर्टल एनर्जी बन जाती है। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली जर्नी तो अब शुरू होने वाली थी। लेकिन फिर भी मैंने खुद को शांत रखा और उस आदमी से पूछा कि आखिर उसे कैसे पता था कि यह पूल इतना खास है, और यह भी कि उसकी यंग लेडी इसी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पूल के अंदर आएगी। लेकिन इसी के साथ मेरे मन में एक बहुत ही अजीब ख्याल भी आ रहा था। अगर उस आदमी को यह बात पहले से पता थी तो इसका मतलब यह था कि मेरे स्टूडेंट्स को भी मेरे आने के बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी मुझे लेने यहाँ नहीं आया। ये बात मुझे काफी अजीब लग रही थी। फिर भी मैंने उस आदमी के साथ अपना आगे का सफर जारी रखा। रास्ते में उस आदमी ने मुझे बताया कि वह ब्लड सेक्ट का कल्टीवेटर है और उसके सेक्ट के स्टूडेंट्स एक खास तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें दूसरे कल्टीवेटर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने यह जानने की भी कोशिश की कि आखिर मैं किस वर्ल्ड से यहाँ आया हूँ, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे और एक दूसरे आदमी को यहाँ किसी खास व्यक्ति को पिकअप करने के लिए भेजा था। लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी दुनिया का असली नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं जिस जगह से आया हूँ उसे 9 हेवन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। मेरी बात सुनकर वह आदमी तुरंत चौंक गया और बोला कि उसके मास्टर ने भी उसे 9 हेवन कॉन्टिनेंट से आने वाले एक व्यक्ति को लेने के लिए भेजा था, और वह व्यक्ति शायद मैं ही था। इसके बाद उसने मुझे ऑफर दिया कि अगर मैं चाहूँ तो उसके सेक्ट में शामिल हो सकता हूँ। उसके सेक्ट का नाम इमॉर्टल सोर्ड सेक्ट था। उसकी बात सुनकर मुझे भी यह प्रस्ताव सही लगा, क्योंकि इस समय मेरे पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी, और अगर मैं उसके सेक्ट में शामिल हो जाता तो मुझे इस स्पिरिट रेल्म की सच्चाई जानने का मौका भी मिल जाता। साथ ही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ढूंढ सकता था जो मुझसे पहले यहाँ आ चुके थे। इसके बाद उस आदमी ने मुझे बताया कि उनके सेक्ट का लीडर लिन तलवार चलाने में इतना ज्यादा माहिर है कि उसकी गोल्डन सोर्ड टेक्निक के सामने हजारों मील तक कोई भी दुश्मन सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी एक तलवार पूरे युद्ध का नतीजा बदल सकती है, और स्पिरिट रेल्म के अनगिनत कल्टीवेटर्स उसके नाम से ही कांपते हैं। लेकिन उसकी बातें सुनकर मैं अंदर से हैरान रह गया, क्योंकि जिस लीडर लीन की वह इतनी तारीफ कर रहा था वह असल में मेरी सबसे छोटी स्टूडेंट थी, जिसे मैंने लगभग 13,000 साल पहले यूं ही मजाक मजाक में सोर्ड आर्ट सिखाई थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हीं टेक्निक्स के सहारे इतनी पावरफुल बन जाएगी और पूरे स्पिरिट रेल में अपना नाम फैला देगी। कुछ देर बाद हम एक विशाल पर्वत के सामने पहुंचे, जहां जमीन में एक बड़ी सी एंशिएंट सोर्ड खड़ी हुई थी। उसकी ब्लेड आसमान को छूती हुई प्रतीत हो रही थी और उसके चारों तरफ सोर्ड इंटेंट की भयानक लहरें फैल रही थीं। तभी उस आदमी ने उस तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सोर्ड उनके लीडर की सबसे प्रिय सोर्ड है। वह जब भी खाली होती है यहाँ आकर घंटों तक इस तलवार को देखा करती है, जैसे यह तलवार उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। मुझे 13,000 साल पहले का वह दिन याद आ गया जब मेरी सबसे छोटी स्टूडेंट, जिसे तरबूज खाना सबसे ज्यादा पसंद था, हर दिन सोर्ड प्रैक्टिस छोड़कर तरबूज खाने भाग जाती थी और मुझे उसे पकड़ पकड़ कर वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में लाना पड़ता था। लेकिन वही शरारती लड़की आज वह स्पिरिट रेल्म की सबसे शक्तिशाली सोर्ड मास्टर बन चुकी थी। फिर शेन ने मुझे बताया कि वह मुझे आराम करने के लिए एक कमरा देगा, और जब उनके सेक्ट लीडर जाग जाएंगे तब वह मेरी उनसे मुलाकात करवाएगा। लेकिन उनके सेक्ट को देखकर मैंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे उनके सेक्ट में सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स हैं। शन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, दरअसल हमारे सेक्ट के ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने मिशंस पर निकल चुके हैं और हमारे सेक्ट का हर स्टूडेंट बेहद पावरफुल है। फिर भी मैं थोड़ा हैरान होकर उससे पूछता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा मिशन है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे लेने के लिए सेक्ट के सारे कोर स्टूडेंट्स के साथ साथ उनकी लीडर भी यहाँ से चली गई है। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। कुछ ही देर में सेक्ट की एक एल्डर वहां आ गई जिसका नाम लियू लू था। लियू लू उस समय से लिन के साथ थी जब उसने सेक्ट की स्थापना की थी, और इसी वजह से दोनों की फ्रेंडशिप काफी ज्यादा गहरी थी। इसके बाद लियू लू और शेन एक कमरे में चले गए। लियू लू ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली की एक यंग लेडी स्पिरिट रेल्म में आ गई है, वह कैसी है? शेन ने जवाब दिया, एल्डर, सब कुछ बिल्कुल सही रहा। वह सुरक्षित यहाँ पहुंच गई, लेकिन हेवनली लाइटनिंग की वजह से थोड़ी घायल हो गई थी और उसके मेरिडियंस भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। मैंने उसे कुछ मेडिसिन दी हैं और वह जल्द ही होश में आ जाएगी। फिर लियू लू मेरे बारे में पूछने लगी, लेकिन शेन ने बताया कि मैं ब्लू स्टार से नहीं आया हूँ। फिर भी लियू लू को शक था। उसने कहा, 9 हेवन कॉन्टिनेंट इतना विशाल है तो आखिर वह हमारे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पूल के पास ही कैसे पहुंच गया?
फिर ल्यूलू ने कहा, शेन, मुझे तुम्हारे डोंगवा स्टार से सच में जलन होती है, क्योंकि तुम्हारे सेक्ट के पास ब्लड शैडो टेक्निक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई दूसरा कल्टीवेटर उस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी उतनी मजबूत नहीं होती कि वह उस टेक्निक को सहन कर सके। इसके अलावा ल्यूलू ने पूछा, शेन, मैंने सुना है कि आज जब तुम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पूल गए थे तब वहां एक और आदमी भी आया था। शेन ने कहा, हाँ, वहां एक आदमी आया तो था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह ब्लू स्टार से नहीं था और वह अचानक वहां प्रकट हो गया था। फिर मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आया। हालांकि शेन बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराने लगा था, क्योंकि अभी तक वह मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया था। दूसरी तरफ ल्यूलू और लिन भी इस बात को समझने की कोशिश कर रही थीं। लिन ने कहा, मास्टर अब स्पिरिट रेल्म में आ चुके हैं, इसलिए हम उन्हें कभी भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लिन काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके मुताबिक मैं अभी भी सिर्फ ट्रू इमॉर्टल स्टेज का कल्टीवेटर था, और इसी वजह से उसे डर था कि कहीं इतने विशाल स्पिरिट रेल्म में मुझे कोई खतरा न पहुंच जाए। लेकिन ल्यूलू ने उसे समझाते हुए कहा कि उनके सेक्ट के कई स्टूडेंट्स पहले ही रैंकिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, और अगर उन्हें मास्टर के बारे में जरा सी भी जानकारी मिली तो वे उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे, यानी कि मुझे। लेकिन फिर भी लिन ने ल्यूलू से कहा कि वह अपने सेक्ट की पेट्रोल टीम्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ा दे, ताकि अगर उन्हें उसके मास्टर यानी मेरे बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वे जल्द से जल्द मुझे ढूंढ सकें। असल में लिन मुझे इसलिए जल्दी ढूंढना चाहती थी क्योंकि मैं लगभग 1 लाख साल तक मॉर्टल्स वर्ल्ड में बिल्कुल अकेला रहा था, और इसी वजह से वह इस बार मुझे दोबारा अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ तक कि स्पिरिट रेल में आने के बाद भी। फिर ल्यूलू ने लिन को बताया कि कंगफेंग सेक्ट ने एक बार फिर कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन उसने उन्हें साफ मना कर दिया। इसके अलावा उसे इस बात का भी डर था कि उसका भाई यहाँ आकर किसी तरह की परेशानी खड़ी कर सकता है, और अभी के लिए उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह था कि जितने ज्यादा हो सके उतने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पूल्स पर नजर रखी जाए, ताकि लिन के मास्टर यानी मेरे बारे में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जानकारी मिल सके। लेकिन यह बात सुनते ही लिन का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने कहा कि भले ही ल्यूलू का भाई सोर्समैनशिप में बेहद प्रतिभाशाली हो, लेकिन वह उसके मास्टर का मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। लिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे द्वारा बनाई गई सोर टेक्निक तो सिर्फ एक साधारण टेक्निक थी जिसे मैंने मजाक मजाक में क्रिएट किया था, लेकिन वही टेक्निक किसी आम कल्टीवेटर के लिए किसी हेवनली ट्रेजर से कम नहीं थी। अपनी सेक्ट लीडर की बातें सुनकर ल्यूलू भी हैरान रह गई, और उसने पूछा कि अगर मैं सच में सिर्फ एक साधारण कल्टीवेटर था तो आखिर मैं इतनी भयानक सोर्ड टेक्निक कैसे क्रिएट कर सकता था। लेकिन उन दोनों को एक बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि जब मैं लोअर वर्ल्ड में था तभी सिस्टम की मदद से मैं अपनी हर टेक्निक और हर वेपन को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा चुका था। यहाँ तक कि मेरे पास मौजूद सभी टेक्निक्स की पावर भी मैं उनकी एब्सोल्यूट लिमिट तक बढ़ा चुका था, और इसी वजह से मेरे पास अनगिनत पावरफुल स्किल्स जमा हो चुकी थीं। लेकिन मैंने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। आखिरकार कौन विश्वास करता कि कोई कल्टीवेटर 1 लाख साल तक एक ही रेल्म में फंसा रहने के बावजूद अपनी हर टेक्निक को पीक लेवल तक पहुंचा सकता है। लेकिन इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद मेरी अपनी दुनिया मुझे एक कैद खाने के अलावा और कुछ नहीं लगती थी। फिर भी मैंने सब कुछ सहन किया और सिस्टम की मदद से लगातार नई नई चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करता रहा। सिस्टम भी मुझे हर दिन अलग अलग कल्टीवेशन पॉइंट्स देता था, जिनकी मदद से मैं अपनी टेक्निक्स, वेपन्स, फॉर्मेशंस, एल्केमी, रिफाइनिंग आर्ट्स और बाकी सभी एबिलिटीज को लगातार अपग्रेड करता रहता था।